प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रकरण है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में सीखा था। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में सीख रहे थे, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, कांग्रुएंस ऑफ सेगमेंट सीखेंगे, कांग्रुएंस ऑफ एंगल सीखेंगे एंड कांग्रुएंस ऑफ सर्किल सीखेंगे। माने रेखाखंड की सर्वांग क्षमता क्या है, कोण की सर्वांग क्षमता क्या है और वृत्त की सर्वांग क्षमता क्या है। बच्चों, आपसे से पहले वीडियो में देखा था कि त्रिभुज जो होते हैं वो कई प्रकार के हमने बताया था। तीनों भुजाएं दी होने पर त्रिभुज की रचना कैसे कर सकते हैं, दो भुजा एक कोण दिया होने पर त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, और दो कोण और एक भुजा दे रहने पर त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, या एक कोण दिया है, कर्ण दिया है, तो हम उसकी रचना कैसे करेंगे। इसके बाद सर्वांग क्षमता के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहने पर हमने आपको सिखाया था, और त्रिभुज में दो साइड और एक एंगल देने पर कैसे होता है, या दो एंगल है और एक भुजा है तो कैसे हम रचना करते हैं। इसको हमने आपको पहले वीडियो में सिखाया था, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कोई भी त्रिभुज बनाना है बच्चों तो उसकी रफ आकृति तैयार करने का, और जब रफ आकृति आपके दिमाग में तैयार हो जाएगी तो समझो आपका त्रिभुज बन गया। सबसे पहले आधार डालते हैं आप मापन पट्टी की सहायता से, फिर आधार के दो बिंदु होते हैं, दोनों बिंदुओं पर जो दो भुजाएं और दी रहती हैं उसकी लंबाई लेकर के चाप लगाते हैं, और वो चाप एक दूसरे पर को जहां पर काटते हैं उस पर कोई बिंदु जो त्रिभुज का नाम दिया गया है उसको रखते हैं, और वहां से मापन पट्टी की सहायता से हम आधार के बिंदुओं को मिला देते हैं। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, तीनों साइड दिया है कैसे बनाएंगे, हमने इसको सीखा था पहले वीडियो में। ये देखिए रफ आकृति तैयार हो गई एक्स वाई जेड की। एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है, एक्स जेड 5 सेंटीमीटर है, और जेड और वाई 4 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले आप आधार ड्रा कर लेंगे। आधार पर बिंदु एक्स पर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के मापन पट्टी की सहायता से चाप मार देंगे। फिर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के नुकीला सिरा वाई पर प्रकार का, ये प्रकार का नुकीला सिरा वाई है, यहाँ पर रख करके चाप मार देंगे। ये चाप दूसरे को जहां पर काटते हैं बिंदु जेड रखेंगे, जेड को एक्स से मिला दिया, जेड को वाई से मिला दिया, ये आपका अभीष्ट त्रिभुज एक्स वाई जेड बन गया। उल्टा भी बना सकते हैं, हमने ऊपर कहा चाप मारने के लिए, आप नीचे भी चाप लगा सकते हैं, तो इस प्रकार की आकृति आपको तैयार हो जाएगी। तो बच्चों, तीन चीज मालूम होना चाहिए त्रिभुज में, चाहे तीनों भुजाएं मालूम है, चाहे दो भुजा और एक कोण मालूम है, चाहे दो कोण एक भुजा मालूम होने पर भी त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल गिवन टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बाय देम। दो भुजा एक कोण दिया है, देखिए दो भुजा दिया है, 5 पी क्यू दिया है और पी आर दिया है, पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, एक एंगल पी 50 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर हम केवल प्रकार से और मापन पट्टी की सहायता से काम नहीं कर सकते, हमको प्रोट्रैक्टर का भी यूज करना है, माने कोण मापक जिसको चांदा बोलते हैं। हम रफ आकृति बनाते हैं बच्चों, एक पहले रफ आकृति बना लिए। देखिए रफ आकृति बन गई हमारी पी क्यू आर। ये त्रिभुज बनाना था पी क्यू आर,
हमने रफ आकृति पहले बनाया, पी क्यू आर की रफ आकृति। यहाँ पर पी 50 अंश का कोण होना चाहिए और पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर। हमने कहा जो बड़ी भुजा उसको आधार मानने की कोशिश करते हैं, तो पी क्यू बराबर 5.5 सेंटीमीटर। ये देखिए नीचे आधार है 5.5 सेंटीमीटर। पी पर 50 डिग्री का कोण दिखना चाहिए, तो यहाँ पर पी पर 50 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचा है। अब यहाँ पर पी और आर जो है 5 सेंटीमीटर दिया है। अब ए आर क्यू की भुजा की लंबाई हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये 50 अंश का कोण बनाती हुई भुजा खींचेंगे। यहाँ पर पी पर करेंगे क्या, पहले पी क्यू खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर, समझो। फिर पी पर बिंदु पी पर इसका ये बिंदु वाला बी वाला चांदा रखेंगे और इस पर 50 अंश का कोण बनाती हुई भुजा खींच देंगे। इसकी लंबाई कुछ भी बढ़ा देंगे आगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये पी से आर की लंबाई जो मालूम है कि 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो इसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के चाप लगा देंगे यहाँ पर। अब जहां पर काटते हैं वो बिंदु आर लिख देते हैं, तो आर से पी को भी मिला दिया, अब आर से क्यू को भी मिला दिया। आर क्यू की कितनी दूरी उससे हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन जो दिया है दूरी वो सब होनी चाहिए। इस प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो जाती है। ऐसी रचना होगी, देखिए पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर है, या पी पर एक 50 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा गया है, और पी से आर की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर का लेकर के चाप लगाया गया है, और ये जहां पर चाप काटता है वो बिंदु आर रखा गया है। आर से पी को मिलाया गया है, आर से क्यू को मिलाया गया है। हमने आपको बताया था कैसा नहीं कि आगे की साइड ही मारना है, चाप आप पीछे भी मार सकते हैं। इस प्रकार की भी आकृति आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर पी पर आप उल्टी दिशा में भी 50 अंश का कोण बना सकते हो और चाप मार सकते हो। तो माने ऊपर भी आप कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। दोनों कंडीशन में करेंगे, परीक्षा में अंक आपको बराबर मिलेंगे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप त्रिभुज की रचना जो है कर सकते हो। इस प्रकार से आप त्रिभुज की रचना क्या कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो जब दो भुजाएं और एक कोण दिया है, दो भुजा और एक कोण। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपकी बुक में दिए गए हैं, हम केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी एक्टिविटी आपको करना है। प्रकार, मापन पट्टी, कोण मापक आप लेकर के बैठ जाइए और आप रचना कर सकते हैं। और जितनी बार अभ्यास करेंगे रचना उतनी ही सुंदर बनेगी बच्चों। जितनी अधिक से अधिक कोशिश आप करोगे बनाने के लिए, रचना उतनी ही सुंदर बनेगी। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल गिवन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। देखिए अब यहाँ पर दो कोण दिया है और एक भुजा दी है। कैसे हम बनाएंगे बच्चों, एक भुजा तो है, बिना भुजा के कोण कैसे बनाएंगे। एक रफ आकृति इसकी हम बना लेते। देखिए कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड, रचना करना है एक्स वाई जेड की, जिसमें एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है और ए एक्स पर एंगल जो है 30 अंश का होना चाहिए और वाई पर एंगल क्या होना चाहिए, 100 डिग्री का होना चाहिए। तो एक्स वाई भुजा दी हुई है, एक भुजा दी हुई है, दो कोण दिए हुए हैं। एक भुजा पर दोनों कोण दर्शाइए। चलिए रफ आकृति हम बनाते हैं। ये देखिए एक्स और वाई, ये क्या है 6 सेंटीमीटर है, और एक्स पर 30 अंश का कोण है और वाई पर 100 अंश का कोण है। तो देखिए आकृति भी ऐसी बननी चाहिए कि वाई पर अधिक कोण दिखना चाहिए कि 100 अंश का अधिक कोण बन रहा है। तो अब आप इसको कैसे बनेंगे बच्चों, बहुत ही इजी है बनाना। आप एक्स वाई 6 सेंटीमीटर खींच लो, बराबर, एक्स वाई 6 सेंटीमीटर खींच लिया। फिर एक कोण मापक को ये बिंदु वाला बीच वाला सिरा बिंदु वाई पर रख के 100 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। आपको रेखा की लंबाई से कुछ लेना देना नहीं है, आपको केवल कोण का मेजर सही होना चाहिए। एक कोण मापक को क्या किए, बिंदु वाई पर रख करके 100 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच लिया। फिर एक कोण को क्या किया, कोण मापक को एक्स पर रख करके 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच लिया। इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ा देते हैं, 100 अंश बनाने वाली और 30 अंश बनाने वाली।
ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उस बिंदु का नाम लिख दिया जेड। यही आपका त्रिभुज एक्स वाई जेड बन गया, जो दी हुई माप के अनुसार है। ये कैसे बन गया, देखिए इस प्रकार से बन गया। माने सबसे पहले आधार जो भुजा दी है, आधार आप उसको डालेंगे। बिना आधार के काम कैसे करेंगे हम, आधार डाल दिया तो फिर जिन बिंदुओं पर जितना है, देखिए यहाँ पर x है, बीच में अच्छा 30 अंश का कोण दिखाना है, यहाँ पर बीच में y है, कोण x y z 100 अंश का दिखाना है, मीन्स y पर 100 अंश का और x पर 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं खींचना है। ये रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटती हैं उस बिंदु का नाम z रखना है, और यही अपना त्रिभुज एक्स वाई जेड अभीष्ट त्रिभुज कहलाएगा, जिसकी एक भुजा और दो कोण हमको मालूम है। एक भुजा और दो कोण मालूम है, उसकी रचना हम कर सकते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, आप उनको अगर बनाएंगे, उनका अभ्यास करेंगे तो आपकी आकृति बहुत सुंदर बनेगी। बच्चों ये कंस्ट्रक्शन है, पेंसिल अच्छी होनी चाहिए, मापन पट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए, आपका हाथ साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी बुक भी साफ सुथरी होनी चाहिए। जितनी ही सफाई पर आप ध्यान देंगे आकृतियां उतनी ही सुंदर बनेगी, क्योंकि बच्चों रचना के प्रश्नों में आपको साफ सफाई पर भी अंक मिलते हैं, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देना। और आप जितना बार बनाओगे उतनी ही सुंदर आकृति बन करके तैयार हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तीनों भुजाएं दी रहने पर त्रिभुज कैसे बनाएंगे, फिर हमने देखा दो भुजा दी रहने पर और एक कोण दिया होने पर कैसे त्रिभुज बनाएंगे, और इसमें हमने क्या देखा कि दो कोण दिया है और एक भुजा दिया है, तो कोण कैसे बनाएंगे। आगे हम चलते हैं, टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, कर्ण और एक भुजा की लंबाई ज्ञात होने पर, कर्ण ज्ञात है और एक भुजा की लंबाई ज्ञात होने पर समकोण त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल गिवन द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। कर्ण तथा एक भुजा की लंबाई देने पर समकोण त्रिभुज की रचना हम कैसे करेंगे। तो बच्चों अगर जो भी कोण दिया है उसका कोई भी कोण का मान अगर 90 अंश होता है तो कोण समकोण होता है, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। वी नो दैट ए triangle with a right angle is called a right angle triangle. In such a triangle, the side opposite the right angle is called the hypotenuse. एक बनाना है ट्राइंगल LMN। क्या बनाना है, LMN बनाना है, जिसमें कोण LMN बराबर 90 अंश, हाइपोटेन्यूज कर्ण है 5 सेंटीमीटर और एक भुजा MN दी है 3 सेंटीमीटर। भुजा MN क्या है, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए LMN 90 डिग्री दिया है, एक कर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। तो कोई भी त्रिभुज की रफ आकृति हम तैयार कर ले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार ही खींचेंगे। तो बच्चों हमने और त्रिभुजों में आपको बताया कि सबसे बड़ी भुजा आधार खींचते, लेकिन एक समकोण त्रिभुज है जो कर्ण होती है, इसमें वही सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुज कर्ण की लंबाई होती है समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर वो नियम नहीं चलेगा। तो आधार को 3 सेंटीमीटर खींच लिया, एम 90 डिग्री है तो एम पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच लिया। और क्या किया, कर्ण की लंबाई दी है, ये लंबाई LM की लंबाई से लेना देना हमें कुछ नहीं है यहाँ पर।
और जो कर्ण की लंबाई है 5 सेंटीमीटर की, जब ये 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमने खींचा है तो बिंदु N पर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के यहाँ पर चाप लगाना पड़ेगा। और जहां पर ये 5 सेंटीमीटर की दूरी का चाप होगा बिंदु लिखेंगे L, बिंदु क्या लिखेंगे L, और L M को मिला देंगे, यही त्रिभुज अपना बन जाएगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर MN जो है 3 सेंटीमीटर की रेखा खींची गई है और M पर 90 अंश का कोण बनाती हुई MT रेखा खींची गई है। अब N पर प्रकार का नुकीला सिरा रख करके उसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ये देखिए चाप लगाया गया है। ये चाप जहां पर काटता है वो बिंदु क्या दिखाया गया है, L दिखाया गया है। बिंदु क्या दिखाया गया है, L दिखाया गया है और L N को मिलाया गया है। यही है त्रिभुज की रचना। यही क्या है, त्रिभुज की रचना। तो इसको आप चाहे मिटा सकते हैं, जो हमने इधर लगाया था ये। तो इस प्रकार से आपको त्रिभुज बन सकता है। आपके त्रिभुज क्या हो सकता है, बन के तैयार हो गया। तो आप अलग अलग एक कोण तो 90 अंश का लीजिए, कर्ण की लंबाई अलग लीजिए, भुजा की लंबाई अलग लीजिए और आप रचना कर सकते हैं। रचना क्या कर सकते हैं आप सकते हैं। आगे हम आपको कांग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। कांग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग समता। कांग्रुएंस माने होता है सर्वांग समता, मतलब एकदम बराबर, जिसको कह लीजिए इक्वल, सेम टू सेम कह लीजिए आप। तो कांग्रुएंस ऑफ सेगमेंट मतलब रेखाखंडों की सर्वांग समता। सेगमेंट बने रेखाखंड होता है, रेखाखंडों की एक लाइन आप जितनी बड़ी खींच लीजिए उतनी बड़ी दूसरी लाइन भी खींच लीजिए। अब आप उसको उठा करके एक दूसरे पर रख दो, अगर वो क्या करे, पूरा का पूरा उसको उस पर बैठ जाए, समझ लो, तो समझ लीजिए वो सर्वांगसम है। तो आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हो, आयताकार कागज ले लो और उसकी सम्मुख भुजाओं को मिला दो। अब उसकी भुजाओं को मापन पट्टी की सहायता से नापो। आप देखते हैं कि लंबाई आपकी अगर समान आती है तो हम कह सकते हैं कि वो कांग्रुएंस है। अगर लंबाई समान नहीं आती है तो हम उसको कांग्रुएंस नहीं कर सकते, सर्वांगसम नहीं कर सकते। जैसे देखिए दो यहाँ पर हमने रेखाएं दिखाया है, ए बी, इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और सी डी, इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दोनों की माप समान है। इसका मतलब बच्चों हम इसको चाहे ए बी को उठाकर सी डी पे रखें, चाहे सी डी को उठा करके ए बी पर रखें, तो दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं। दोनों एक दूसरे को पूर्णतः क्या करती है, ढक लेती है। इसका मीन्स यहाँ पर नाप हमने दिया है बराबर है तो पूर्ण ढकने है। अगर नाप दिया नहीं है और आपको बताना है कांग्रुएंस है कि नहीं है, तो आपको मापन पट्टी की सहायता से नापना होगा। अगर नाप समान आएगा तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं, ये दोनों जो रेखाखंड हैं, इनके एंड पॉइंट है। ये इसका एंड पॉइंट ए है, इसका एंड पॉइंट बी है, इसका एंड पॉइंट सी, इसका एंड पॉइंट डी है, तभी इसको सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट रेखाखंड के अंत बिंदु होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सर्वांगसम है कि नहीं है। सर्वांगसम का बच्चों लिखने का एक निशान होता है कांग्रुएंस का। एक कांग्रुएंस का निशान होता है कि दो बराबर की ऐसा लाइन रहता है और एक ऐसा टेढ़ा रहता है, इसको सर्वांगसम बोलते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं सर्वांगसम। ये देखिए ए बी सर्वांगसम सी डी है। ए बी, ये दो बराबर का निशान, सिंगल सिंगल लाइन, और ये टेढ़ा ऐसा, इस सर्वांगसम का निशान आपका कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वांगसम का निशान। ये सर्वांगसम का निशान कहलाता है। ये सर्वांगसम का निशान है बच्चों, इसको ध्यान में रखो। ये निशान जो है वो सर्वांगसम का निशान है। और ये लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर ऐसा लाइन लिखा है तो इसको पढ़ते हैं सेगमेंट ए बी। हमने पहली वीडियो में आपको पढ़ाना सिखाया था कैसे आप पढ़ते हैं।
तो सेगमेंट ए बी सर्वांगसम सेगमेंट सी डी, ऐसे लिखेंगे सेगमेंट ए बी सर्वांगसम सेगमेंट सी डी। इस कांग्रुएंस का सिंबल है, ये कांग्रुएंस का क्या है, सिंबल है, सर्वांग समता का सिंबल है। ये रेखाखंडों की सर्वांग समता, रेखाखंडों की सर्वांग समता। यहाँ पर भी देखिए एक रेखा ए बी जो होती है ये देखिए सी डी के बराबर है, ए ई एफ जो है वो एच जी के बराबर है। ये रेखा का ये दोनों रेखा है, इसके सर्वांगसम है और ये इसके सर्वांगसम है, मतलब ये इसकी लंबाई के बराबर है और ये इसकी लंबाई के बराबर है। तो इसको हम अगर ई एफ को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई एफ, इसके बाद ये लाइन रखो सेगमेंट हो गया, ये सर्वांगसम का नियम हो गया, ये थोड़ा सा टेढ़ा, और ये जो हो गया क्या हो गया, एच जी है, एच लिख दो और जी लिख दो और ऊपर लाइन लगा दो, तो सेगमेंट का निशान हो गया। इसको पढ़ेंगे सेगमेंट ई एफ कांग्रुएंस सेगमेंट एच जी, जो भी नाम हो, एच जी दिख रहा है इधर। तो इस प्रकार से हम सर्वांग समता, अभी इसका द इफ गिवन लाइन सेगमेंट आर इक्वल इन लेंथ दे आर कांग्रुएंट, माने यह दिए गए रेखाखंडों की लंबाई क्या हो, समान हो। यह दिए गए रेखाखंडों की लंबाई क्या हो बच्चों, समान हो, तो ये रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। वे रेखाखंड क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर हमने दो ही की नहीं, अगर हमने यहाँ पर देखिए सेगमेंट ए बी सर्वांगसम सेगमेंट पी क्यू, इट मीन्स सेगमेंट पी क्यू भी सर्वांगसम सेगमेंट ए बी के है। चाहे आप इधर आगे देखो पीछे लिखो, पीछे को आगे कर दो, तो दोनों ही समान होते हैं। या ए बी सेगमेंट ए बी सर्वांगसम सेगमेंट पी क्यू है और पी क्यू सर्वांगसम सेगमेंट एम एन है, इसका मतलब ए बी भी सर्वांगसम सेगमेंट कितने होंगे, एम एन की होगी। मतलब ए बी पी क्यू और एम एन ये तीनों अगर सर्वांगसम है तो आप किसी के सर्वांगसम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो ही के संबंध में, आप एक कंफ्यूज मत करना, ए बी सी डी दो ही में बताए हैं, 3 4 5 6 जितने में भी आप लिख सकते हैं। अगर 6 लाइन दिया है, 6 सेगमेंट दिया है, रेखाखंड 6 के 6 सर्वांगसम है, 6 की लंबाई समान है, तो किसी के सर्वांगसम किसी को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लिखा है यदि इफ गिवन लाइन सेगमेंट आर इक्वल इन लेंथ दे आर कांग्रुएंट, यह दिए गए रेखाखंडों की लंबाई क्या है, समान है, तो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। बराबर, आगे चलिए देखते हैं हम। राइट द नेम ऑफ द पेयर्स ऑफ द कांग्रुएंट लाइन सेगमेंट, लिखना है यहाँ पर। ये देखिए चित्र है, इस आकृति में रेखाखंडों की सर्वांगसम की जोड़ियां लिखना है। तो यहाँ पर एक चित्र देखिए आप, एक चित्र इसका है, ए बी सी डी है, यहाँ पर ए ई एच डी है, ये देखिए ए बी सी डी, ये देखिए एक आकृति। फिर है ए बी एच ई ए है आकृति, एक आकृति ये है, ये देखिए, और एक आकृति ये है, इसी में आपको लिखना है। बराबर, यहाँ है सेगमेंट ए बी सेगमेंट डी सी के बराबर है। सेगमेंट ए बी, ए और बी कहाँ है, ए और बी, ये देखिए सेगमेंट ए बी है, ये सर्वांगसम सेगमेंट किसके है, सी डी के। बराबर, और दूसरा सेगमेंट क्या है, ए ई, ए है और ई है, तो ए किसके बराबर है, बी एच के बराबर है। ये आकृति हमने आपको बताया था, ये आकृति। बराबर, फिर है सेगमेंट ई एफ, सेगमेंट ई एफ, ये आकृति बताया था, ये आकृति, ए किसके बराबर होगा, एच जी के बराबर होगा, एच जी के बराबर होगा। और ये सेगमेंट डी एफ, ये देखिए डी एफ इधर है, डी एफ इधर है, थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, ज्यादा हो गया है, ये देखो
ये देखिए सेगमेंट डी एफ इधर है, ये डी एफ इधर है, ये किसके बराबर होगा, सी जी के बराबर हो गया। इस प्रकार से अगर चित्र दिए हैं और सर्वांगसम जोड़ी पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं। एक आकृति ये देखिए ए बी सी डी थी, दूसरी आकृति ए ई एच बी थी और तीसरी आकृति क्या थी, सी डी एफ जी थी। तो ए भुजा बड़ी वाली के सर्वांगसम है, छोटी वाली के सर्वांगसम है। तो आप केवल अगर चित्र को भली भांति देख सकते हैं। एक चित्र देखिए ये बना था, एक चित्र ये बना था, एक चित्र ये बना था, एक चित्र ये बना था। इसी में से सर्वांगसम जोड़ियां पूछी गई। तो राइट द नेम्स ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, यूज ए डिवाइडर टू फाइंड देम। ये डिवाइडर का उपयोग करके नापना आपको। ये डिवाइडर है बच्चों, ये देखा डिवाइडर, इसको आप कहीं भी उठा के ले जाके रख सकते हो, नाप सकते हो नुकीला सिरा को। तो यहाँ से यहाँ नाप सकते हो, फिर उस दूरी से देखो कौन कौन सी दूरी बराबर है, कौन कौन सी दूरी है, फिर ये दूरी नाप लो, उसके दूरी बराबर देखो कौन कौन से नाप है। नुकीला सिरा का आपके कंपास बॉक्स में डिवाइडर दिया है जिसमें दोनों नुकीले सिरे ही होते हैं। आप इससे मापन बराबर कर सकते हो। इससे नाप के आपको देखना है कि कौन कौन से बराबर है। कौन कौन से बराबर हम देखते हैं, हम लिखते हैं सेगमेंट एम जी और सेगमेंट जी आर जो होती है वो बराबर है। सेगमेंट एम जी, ये देखिए ये सेगमेंट एम आर था, इसका मिड पॉइंट जी है, तो हमने एम जी है और ये जी आर है, ये सर्वांगसम है, नापा है। सेगमेंट से आप नाप के लिखिए गुण। सेगमेंट एम जी, अब ये सेगमेंट एम जी और किसके बराबर है, सेगमेंट एन जी के बराबर है। इसकी नाप नापा है बच्चों, आप नाप के देख सकते हो, जिसके बराबर जो रहेगा वो लिखने। ये सी जी सेगमेंट क्या है, सी ए सी जी है, सेगमेंट सी जी। ये सेगमेंट सी जी किसके बराबर है, सेगमेंट जी बी के बराबर है। ये इसके बराबर है, जी बी के बराबर है, आप नाप के लिख सकते हो। फिर यह सेगमेंट ई जी, सेगमेंट ई और जी है, ये देखिए बड़ा छोटा इसी चित्र में दिखता है। ई जी किसके बराबर है, जी आर के बराबर है, ये जी आर के बराबर है। तो आप नाप के लिख सकते हो, ये डिवाइडर का उपयोग करके आप नाप के लिख सकते हो। कोई भी चित्र आप बनाओ, मापन पट्टी की सहायता से बना लो, इसके बाद आप नापो कि कौन किसके बराबर है। तो जो जिसके बराबर होगा वो उसके सर्वांगसम है। ये बराबर का निशान और एक तिरछी पाई ये सर्वांगसम का निशान हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अभ्यास करिए। कांग्रुएंस ऑफ एंगल्स माने कोणों की सर्वांगसमता। अब समझिए, टू एंगल्स विथ इक्वल मेजर आर कांग्रुएंट टू ईच अदर। अगर जो नाप है कोणों की वो समान है, कोणों की नाप क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो कहेंगे कि वो इक्वल है। अगर कोणों की, जैसे यहाँ पर कोण सी ए बी दिखाया है, कोण आर पी क्यू दिखा है, अगर ये दोनों के माप क्या हो, समान है, मतलब एक दूसरे के ऊपर उठा के एक दूसरे को रख दो, ऊपर रख दो और पूर्ण रूप से ढक लेते हैं, तो हम कहेंगे कि वो कांग्रुएंस है। अगर इसको उठाओ सी ए बी को और आर पी क्यू पर रख दो और ए इसको पूर्णतः ढक लेती सभी भुजाएं, तो कहते हैं कि कांग्रुएंस है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसका कोण का मान, ए बी सी कोण का मान 35 डिग्री है, ये किसके कांग्रुएंस होगा, यहाँ पर कोण एस पी एम है 35 डिग्री, दोनों के मान समान है, इसको आप उठाओगे इस पर रख दोगे तो ये दोनों कोण कांग्रुएंस कहलाएंगे। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी कांग्रुएंस एंगल एस पी एम। यहाँ पर 90 डिग्री है, कोण एन आई टी है 90 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, कोण एस आर आई है 90 डिग्री, ये दोनों कोण कांग्रुएंस है। ये कोण 100 डिग्री है और ये भी कोण 100 डिग्री है, आर टी एस, और यहाँ पर पी टी एस, तो कोण पी टी एस ये कांग्रुएंस क्या होगा, कोण क्या होगा, आर टी एस के। तो कांग्रुएंस का निशान आपने देखा है, ये कांग्रुएंस का निशान है, कोण को 3 अक्षरों में लिखते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो। ये देखिए, ये 35 अंश का है, तो एस पी एम के बराबर होगा, ए एन आई टी है
एक किसके बराबर होगा, एस आर आई के सर्वांग होगा, एक कोण पी टी क्यू है, एक कोण आर टी एस के सर्वांग होगा। इस प्रकार से कोणों की सर्वांग के बारे में लिख सकते हो। सम एंगल्स आर गिवन बिलो, कुछ कोण दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन कौन से कोण सर्वांग है। बच्चों ये देखिए कोण, ये कोण AOC है, पूरा कोण AOC ये दो भाग में बटा हुआ है। ये 45 अंश है, इसका आधा वाला भाग ये भी 45 अंश होगा। ये 45 अंश इधर दिखा गया है, ये भी 45 अंश होगा। इसका मतलब कोण AOB सर्वांग कोण BOC, एक तो ये हो गया, फिर कोण AOB सर्वांग कोण BOC हो गया, बराबर। अब फिर यहाँ पर ये आधा आधा था, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। अब इसमें आपको ये कोण AOB जो 45 अंश का है, ये कौन सा फिर 45 अंश का है, 45 अंश का इधर देखिए RST भी दिया है, कोण RST। तो कोण AOB सर्वांग है कोण RST के, या कोण AOC, ये कोण AOC कितने अंश का है, 90 अंश का, ये पूरा पूरा 90 अंश का है कोण AOC। अब यहाँ 90 अंश का कौन सा है, ये है कोण PQR, ये दोनों सर्वांग हो गए। या कोण DOC, DOC कितने अंश का है, 30 अंश का है, और 30 अंश का कोण है LMN, ये सर्वांग हो गए। या कोण BOC, ये BOC कितने अंश का था, 45 अंश का था, और कोण RST भी 45 अंश का है, ये भी कोण सर्वांग हो गया। ये देखिए हमने कौन कौन से कोण सर्वांग है जिनके माप क्या थे, समान थे। जिन कोणों के मान क्या थे, समान थे, ऐसे कोणों के को हम सर्वांग कोण कहते हैं। जिन कोणों के माप समान होते हैं ऐसे कोणों को हम सर्वांग कोण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, के बारे में हो गया। कांग्रेस ऑफ ए सर्कल, सर्कल में त्रिज्या से ही वृत्त खींचते हैं, रेडियस से। अगर रेडियस समान है, रेडियस समान है तो वो क्या कहलाएंगे, कांग्रेंस कहलाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर कांग्रेंट सर्कल्स, माने जो वृत्त एक दूसरे के एकदम हूबहू रहते हैं उन वृत्तों को हम सर्वांग वृत्त कहते हैं। मीन्स जिन वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं, जिन वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है, उस वृत्त को हम सर्वांग वृत्त कहते हैं। उस वृत्त को क्या कहते हैं, सर्वांग वृत्त। जैसे यहाँ पर कौन कौन से वृत्त सर्वांग है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर। ए और सी सर्वांग वृत्त कहलाएंगे। ए और सी, इन वृत्तों की त्रिज्याएं समान है। क्या ए और बी सर्वांग वृत्त कहलाएंगे, ए और बी नहीं, ए और बी सर्वांग वृत्त नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इन वृत्तों की त्रिज्याएं समान नहीं है। क्या बी और डी सर्वांग वृत्त कहलाएंगे, नहीं, क्योंकि इन वृत्तों की त्रिज्याएं समान नहीं है। क्या सी और डी सर्वांग वृत्त कहलाएंगे, नहीं, क्योंकि इन वृत्तों की त्रिज्याएं समान नहीं है। तो कहने का मतलब कि जिन वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं वो इसी वृत्त को हम सर्वांग वृत्त कहते हैं। मीन्स एक दूसरे के ऊपर अगर वृत्त समान, त्रिज्या समान है, तो उस वृत्त को उठाकर दूसरे पर आप रखोगे तो पूर्णतः क्या करेगा, वो ढक लेगा। पूर्णतः अगर ढक लेता है तो समझो वो आकृति क्या है, कांग्रुएंस है। कांग्रुएंस का मतलब है कि हूबहू आकृति, कुछ भी परिवर्तन उसमें नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग क्या सीख रहे थे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में सीख रहे थे। हमने त्रिभुज की रचना करना आपको बताया, रेखाखंड सर्वांग कैसे होते हैं, कोण कैसे सर्वांग होते हैं, और वृत्त किस कंडीशन में सर्वांग होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दिया। आपकी प्रश्न संग्रह में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं बच्चों, उन सवाल को आप हल करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप
उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।